ऑलराइट, लेट्स इमेजिन आप एक साइंटिस्ट हो और आप देखते हो कि एक चादर है और उस चादर के नीचे एक चूहा है और वो चूहा मूव कर रहा है। एक जाहिर सी बात है, वो डरा हुआ है। आप चूहे से डरे हुए हो, चूहा आपसे डरा हुआ है। ठीक है। तो आप वो चूहा मूव करता है, फिर जाहिर सी बात है आप उस चादर के अंदर ही चूहे को अम, घर से बाहर निकाल देते हो। अगले दिन जब आप आपके जहन में, क्योंकि आप डरे हुए थे तो आपके जहन में ये चीज़ नक्श हो चुकी है, आप यही सोच रहे हो। अगले दिन आप जब जाते हो अपनी लैब में या अपनी क्लिनिकल या आप किसी से मिलते हो, आप देखते हो कि जब वो बंदा अपना हाथ का मसल फ्लेक्स कर रहा है ना, जब वो अपने बाइसेप को फ्लेक्स कर रहा है, तो बाइसेप आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे बाइसेप ऊपर मूव कर रहा है, स्किन के नीचे, स्किन की एक ब्लैंकेट के नीचे मसल मूव कर रहा है, जस्ट लाइक अ माउस दैट वाज मूविंग बीनीथ दी ब्लैंकेट। आपके जहन में वही सीन था। तो वो कहते हैं ना कि आप उस टाइम तो वहाँ पर मौजूद थे, उस बंदे से बात कर रहे थे, लेकिन आपका जहन कहीं और था। आपका जहन पिछले दिन जो ब्लैंकेट के नीचे एक चूहा था, वही वही सोच रहा है। तो आपके मुंह से निकल जाता है मस्क्यूलस, राइट। लेकिन आपको नहीं पता था कि आपके यही जो आपने आपके मुंह से निकल गया है, यही आपके पास वर्ड बन जाएगा, एक वन ऑफ द फोर बेसिक ह्यूमन टिश्यू का, आवर मसल्स। तो यस, मसल्स इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब ये है लिटिल माउस। ठीक है। ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। आपकी बॉडी के दो सेल्स जो हैं, जो सेल्स जो कि आपने अपने लेवल पे पढ़े हुए हैं, दैट आर एक्साइटेबल, वो कौन कौन से? दोनों सेल्स के बारे में हमने पढ़ चुका है। नंबर वन आर न्यूरॉन्स एंड नंबर टू आर muscle cells. These both cells, type of cells are excitable cells, meaning to say एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, ये इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, राइट। एक्साइटेबल सेल्स, तो ये अपने ध्यान में रखना है, एक्साइटेबल सेल्स है। और वन ऑफ द फोर बेसिक टाइप ऑफ ह्यूमन टिश्यू हैं। चार बेसिक जो ह्यूमन टिश्यूज हैं ना, ये तो आपको लाइक पता होना चाहिए। नंबर वन, नंबर वन इज़ योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो कि सराउंड करता है लाइक बॉडी सर्फेसिस को, ऑर्गन्स को, कैविटीज़ को। ठीक है, इसी से आपके पास ग्लैंड्स बन जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि स्किन की सरफेस होगी, स्टमक हो गए, इंटेस्टिन्स को जो उसने सराउंड किया हुआ है, तो एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यहीं से आपके पास ग्लैंड्स बन जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, ग्लैंड कुछ भी नहीं है, ग्लैंड्स हैं। आर ग्लैंड्स आर बेसिकली द इन्वेजिनेशन ऑफ दीज एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, मतलब कि ये ग्लैंड्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू जा रहा था, ये इसकी अंदर इन्वेजिनेशन हो गई है। यही इन्वेजिनेशन जो है, दिस इन्वेजिनेशन इज़ बेसिकली ग्लैंड। दूसरा आपके पास बेसिक जो टिश्यू है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, लास्ट लेक्चर में हमने बोन्स के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, राइट। कनेक्टिव टिश्यू जो कि सपोर्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, राइट। हमने उसमें डिस्कस किया था कि बोन्स हैं, कार्टिलेज है, टेंडन्स, लिगामेंट्स। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास आ जाता है ब्लड, लिम्फ, राइट। आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे आपके पास बेसिक है मसल टिश्यू दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट। और मसल टिश्यू आपके पास मज़ीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। और फोर्थ बेसिक टिश्यू इज़ नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वन ऑफ द फोर बेसिक टाइप ऑफ। तो मसल टिश्यू आपके पास आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। यू हैव स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ। या फिर तो आप इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से भी करते हो, आप क्लासीफाई करते हो मसल्स को, आप क्लासीफाई मसल्स को करते हो दो कैटेगरीज में, स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड। जिनकी स्ट्राइएशंस हैं, जिनकी स्ट्राइएशंस नहीं है।
ठीक है। स्ट्राइएशंस क्या हैं वो हम आगे जाके अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्राइएटेड मसल टिश्यू में आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं दो, फिर मज़ीद आप इसको क्लासीफाई करते हो। आप क्लासीफाई करते हो वॉलेंट्री, वो वाले मसल जिनका वॉलेंट्री कंट्रोल है, और इनवॉलेंट्री, वो वाले मसल जिनका इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। और नॉन स्ट्राइएटेड तो आपके पास एक ही हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। और वॉलेंट्री में आपके पास कौन से आ जाते हैं? वॉलेंट्री में आपके पास हैं स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। एंड इनवॉलेंट्री में आपके पास आ जाते हैं कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स, राइट। तो ये आपने याद रख लेना है। कुछ बेसिक, ये सारी हिस्टो डायग्राम जो है हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मसल्स। मसल्स आपके पास स्पेशलाइज फॉर्म्ड है, मीजोडर्मल ओरिजिन है इनका, बोन का भी मीजोडर्मल ओरिजिन था, राइट। बोन्स आल्सो हैव मीजोडर्मल ओरिजिन, राइट। ये 40 to 45% और बॉडी मास को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि बोन्स कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं बॉडी मास को। ये अब आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जिस चीज़ें रिलेट करोगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको किडनी के बारे में बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि चार तरह से आपके पास 3-4 जगहों पे जो है ये बॉडी मास की बात हुई है। नंबर 1 तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जब प्रोटीन के बारे में बताया कि प्रोटीन कितने परसेंट आपका बॉडी का ड्राई मास को कॉन्स्टिट्यूट करती है। फिर होम्योस्टेसिस में किडनी का बताया कि किडनी कितना वेट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है एज़ कम्पेयर टू होल वेट ऑफ द बॉडी। फिर आपके पास ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ब्लड की बारी आ जाएगी। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में मसल्स और बोन्स आ जाती हैं। ये 3-4 तो हैं, इसको अच्छे से एक पेज पे लिख लो, रट्टा मारो। मसल आपके पास केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। होता क्या है आपके पास, आप कोई चीज़ खाई है आपने, जैसे कि ये भाई साहब कोई चीज़ खा रहे हैं, ये कोई चीज़ आपने खाई, बॉडी के अंदर गई, अब्जॉर्ब हुई, उसकी डाइजेशन हुई, ठीक है। उस डाइजेशन होने के बाद, और डाइजेशन होने के लिए जाहिर सी बात है एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए होगी। वो कहाँ से हो रही है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आप इनहेल एक्सेल भी कर रहे हो, राइट। आपने उसकी डाइजेशन हुई, सेल में गई, सेल ने ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल जो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डिस्कस किया है, उसके ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस की। वो एनर्जी फिर आपके सेल्स ने यूज़ की इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट। या आपके पास ये एक्साइटेबल सेल्स, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, आपने कोई चीज़ मूव की, तो केमिकल एनर्जी आपके पास कन्वर्ट होगी मैकेनिकल। आपने केमिकल एनर्जी की मदद से कोई मैकेनिकल वर्क किया, एक चीज़ को दूसरी जगह मूव किया। इस स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड मायोलॉजी। लार्जेस्ट ह्यूमन मसल इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ये देखो ये वाला मसल है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। दिस मसल, दिस होल मसल इज़ आपका बटक का मसल जो है, दिस इज़ ग्लूटियस मैक्सिमम्स। इसके पीछे आपके पास ये वाला मसल जो दिखाया हुआ है ना, इसके पीछे होता है पोस्टीरियर साइड पे, ग्लूटियस माइनस है, ठीक है, ये वाला मसल। बट याद करने की ज़रूरत नहीं, द लार्जेस्ट मसल, ठीक है, वो आपके पास ये है। आपके पास मसल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है अबाउट 800 मसल्स, ठीक है, या फिर तो 640, इट डिपेंड्स, ठीक है। मोर देन 6, वो बुक लिखती है मोर देन 600, और मोर देन 600 का मतलब है अराउंड 650 मसल्स, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। द स्मॉलेस्ट मसल्स इज ट्रेपीजियस मसल्स, जो कि मिडल ऑफ द ईयर है। ये आपके पास ट्रेपीजियस बोन है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। यहीं पे आपके पास ट्रेपीजियस मसल है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अकॉर्डिंग टू कितनी फोर्स वो जनरेट कर सकता है, दैट इज़ मैजेटर मसल्स, जो कि च्यूइंग में हेल्प आउट करता है। ये उसके यहाँ पे ये दो वर्ड है, दिस इज़ मैजेटर मसल, दिस इज़ नॉट मैजेटर, जिसके पीछे जो है दिस इज़ नॉट मैजेटर, ये वाला मैजेटर मसल है, ठीक है। तो ये, और ये भी मैजेटर नहीं है, मैजेटर ये है सिर्फ ये डायग्राम में उसने शो करवाया है, दूसरों बाकी के लेना देना आपसे नहीं है। अब हम चलते हैं बारी बारी, जो है बारी बारी वी आर गोइंग टू डिस्कस मसल्स, ठीक है। डिस्कस करते हैं तमाम मसल्स को, और स्केलेटल मसल्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। स्मूथ मसल्स, स्मूथ नाम से आपको क्या लग रहा है? स्मूथ मसल्स को नाम पड़ा है कि लाइक जब आप इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हो, राइट, तो आपको कोई लाइक कोई आपके पास विजिबल स्ट्राइप्स आपको नज़र नहीं आती, स्ट्राइएशन नहीं है ना इसकी।
आपको यूनिफॉर्म एक लेयर नज़र आती है, जबकि स्ट्राइटेड मसल्स में, स्केलेटल या कार्डिक मसल्स में आपके पास स्ट्राइएशंस आ जाती हैं। वो स्ट्राइएशंस आपको इस तरह से लगती हैं जैसे कि कोई बम्प्स आ गए हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। डार्क एंड लाइट बैंड्स, तो इसलिए ये स्मूथ मसल, स्मूथ, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्मूथ मसल्स। इसका कंट्रोल इन्वॉल्यूंटरी है, एज आई टोल्ड यू। इन्वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका बॉडी का कंट्रोल कर रहा होगा, और कॉन्शियस इसका कंट्रोल नहीं होगा। ऑफ कोर्स तीनों एक ही बात है। लोकेशन क्या होगी? ये इट्स प्रेजेंट इन योर विसरास। विसरा का वर्ड, एज आई टोल्ड यू इन अर्ली लेक्चर्स एज वेल, विसरा का वर्ड जहाँ पे भी आया है उसका मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल को सराउंड कर रहा होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्टमक इंटेस्टाइन, एग्जांपल स्टमक इंटेस्टाइन, ऑल दीज एग्जांपल्स, ठीक है। हार्ट में एब्सेंट होगा, क्योंकि हार्ट दो इट्स इनवॉलेंट्री, हार्ट का कंट्रोल इनवॉलेंट्री है, बट आपके पास हार्ट का मसल्स वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स, नॉट स्मूथ मसल्स। स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स, इसका कुछ सेल अगर दिखाया जाए स्मूथ मसल का, तो ये स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के टैपिंग एंड्स होती हैं इसकी। ये देखो, दो एंड्स आपके पास आके टैप कर रही हैं, ठीक है, दो एंड्स आके टैप कर रही हैं। स्मूथ मसल में आपके पास सेंट्रल रीजन सबसे ज़्यादा थिक होता है, और आहिस्ता आहिस्ता डायमीटर उसका जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज स्पिंडल शेप मसल्स, ठीक है, स्पिंडल शेप के। न्यूक्लियस आप देखते हो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, देयर इज़ नो स्ट्राइएशंस, देयर इज़ नो स्ट्राइएशंस। तो यही सारी बातें लिखी हुई हैं, नो स्ट्राइएशंस। न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, एज यू कैन सी इन दिस हिस्टो डायग्राम, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जब हिस्टो डायग्राम आप देखते हो ना, तो एक चीज़ आपको स्मूथ मसल्स में आपको देखने को मिलती है कि आपको बाउंड्री सेल की नज़र नहीं आती। देखो ना, बाउंड्री नज़र नहीं आ रही। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई आपको बाउंड्री नज़र आ रही है? नो बाउंड्रीज, देर इज़ नो बाउंड्रीज, जिसकी वजह से आपको ये स्मूथनेस फील होती है। स्मूथनेस, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मसल जो है बिल्कुल स्मूथ है, और एक ही लेयर है मसल की, ठीक है, एक ही कॉन्टीन्यूस लेयर है मसल्स की, जो कि आपके पास जा रही है। लेकिन हालांकि इस तरह से नहीं होता, राइट। आपके पास हालांकि इस तरह से मतलब कि नहीं होता, आपके पास डिफरेंट सेल्स है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर में, दिस इज़ न्यूक्लियस, ठीक है, रॉड शेप का कोई न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, रॉड शेप का न्यूक्लियस, और ये एक सेल होगा, ऑफ कोर्स, ये एक सेल होगा, यहाँ पे दूसरा सेल होगा। ये दूसरी हिस्टो डायग्राम में आपको ये क्लियरली यहाँ से तो कुछ समझ आ रही है थोड़ी बहुत। ये देखो ना, ये वाला मसला आप देखो, ये इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है, राइट, तो ये इस तरह से जा रहा है, राइट। तो इस तरह से जो है आपको ये स्पिंडल शेप के सेल्स नज़र आते हैं, स्पिंडल शेप के सेल्स विद सेंट्रली प्लेस्ड यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अच्छा, फूसी फॉर्म, फ्यूसी फॉर्म शेप इसी को कहते हैं कि लाइक आपके पास दोनों दरमियान से सेंटर में आपके पास एक थिक रीजन हो, मतलब कि सेंटर में बल्ज हो, बल्ज, ये लाइन जा रही थी, बल्ज किसको कहते हैं? लाइन सीधी जा रही थी, बल्ज आ गया, बल्ज। इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर पे कोई बल्ज हो, सेंटर में एरिया थिक हो, और साइड से आपके पास दोनों एंड में आपके पास नैरो हो जाए, दैट्स फ्यूसी फॉर्म, ठीक है, या इसको स्पिंडल शेप भी कहते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? ऑफ कोर्स इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स की स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स। इसको हम जब हम कर रहे होंगे ना स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों है। रिदमिक और सस्टेन मूवमेंट होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि आपका फॉर एग्जांपल पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट इज़ बिकॉज ऑफ विच इज़ बिकॉज ऑफ विच मसल्स, एम सी क्यू आ सकता है, इज़ बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल्स, आप कंट्रोल नहीं कर रहे ना, ठीक है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस ऑफ कोर्स कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स की अभी हम डिस्कस कर लेंगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, कि आपके पास कौन सी लेयर में, आपके पास टूनिका मीडिया, दरमियान वाली लेयर जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यूट्रस में कौन सी लेयर में? यूट्रस में आपके पास मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नॉट पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये एमसीक्यू आपने याद रखने के कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। फटीक, दे आर नॉट हाईली रेजिस्टेंट, सो दे आर फटीकलेस, और ये आपके पास फटीकलेस हैं तो ये फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं। फटीक का मतलब ही सिंपल ये होता है, फटीक कहते हैं कि लाइक इट्स लाइक
इस तरह से देखिए टेम्परेली लॉस ऑफ मसल्स एबिलिटी टू जनरेट फोर्स, ठीक है, मसल फटीक, द मसल बिकम टायर्ड, ठीक है, और इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एज स्ट्रांगली एज इट वाज कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर। तो ये आपके पास मसल फटीक, ठीक है। इसका ऐसा होता क्यों है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने ये मसल फटीक क्रैम्प्स वगैरह नहीं करने, बट एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना फटीक होती क्या है। फंक्शंस क्या हैं इसके, ऑफ कोर्स मूव डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास पेरिस्टालिसिस की बात कर रहे हो आप, फूड को मूव कराने में। ब्लड वेसल के डायमीटर को हमने होम्योस्टेसिस में डिस्कस किया था, होम वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है आपके पास स्मूथ मसल्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। आपके पास यूरिनेशन में असिस्ट करना, ये आपके पास ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कौन कर रहा है, स्मूथ मसल्स। ब्लैडर की एक कोई एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पर, चाइल्ड बर्थ में आपके पास, मतलब कि यूट्रस की मायोमेट्रियम को लेबर लेबर पेन को कौन इंड्यूस कराता है, एमसीक्यू जा सकता है, स्मूथ मसल्स। अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस, इंपॉर्टेंट रोल नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में। अच्छा, यहाँ पे नर्व सप्लाई की बात करें स्मूथ मसल्स की, तो नर्व्स यहाँ पे जो है ना, स्केलेटल मसल्स में हम डिस्कस करते हैं कि स्केलेटल मसल्स इज अ वेरी वेल डेवलप्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या इसको एंड प्लेट जंक्शन भी कहते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ने केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिस्कस किया था ना, कि न्यूरॉन आपके पास ये मोटर न्यूरॉन आ रहा है, ये उसका साइनेप्टिक एक्सोनल टर्मिनल है, दिस इज द एक्सोनल टर्मिनल ऑफ एक्सोनल एक्सोनल टर्मिनल ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, ऑफ कोर्स मोटर न्यूरॉन है ना, मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे सेंसिटिव न्यूरॉन क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको एसेसरी न्यूरॉन क्यों नहीं हो सकता, एसोसिएटेड न्यूरॉन क्यों नहीं हो सकता। ये हम केमिकल जब नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है, एक एक चीज़ को आप वहाँ पे जाके इसको डिस्कस कर सकते हो। दिस इज़ मोटर न्यूरॉन, या आपके पास मसल क्योंकि एक्साइटेबल सेल है तो वहाँ पर आके साइनेप्स बनाता है, दिस जंक्शन, ठीक है, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन साइनेप्स बना रहा है विद मसल फाइबर, मसल सेल, दैट इज़ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब स्मूथ मसल्स के बाद ये इस तरह का वेल डेवलप्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन नहीं है। तो ये आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही है, इट्स हार्ट वॉल की, ठीक है। आपको स्मूथ मसल्स यहाँ पे ये दीज आर ऑफ कोर्स स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मूथ मसल्स के पास कोई एक स्पेशलाइज्ड न्यूरो जंक्शन नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना, हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में हम डिस्कस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास कैल्शियम आइंस की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम आइंस की ज़रूरत पड़ती है। अब स्मूथ मसल्स जो है ना आपके पास जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कैल्शियम आइंस की ज़रूरत है। अब क्या होता है, एक सिग्नल आता है स्मूथ मसल्स के पास, ऑफ कोर्स एक डिफ्यूज सिग्नल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ब्लड न्यूरॉन्स तो मौजूद होंगे ना, ब्लड मोटर न्यूरॉन्स तो मौजूद होंगे, उनकी मदद से आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल डिफ्यूज़ होता होता स्मूथ मसल्स तक आ गया। अब स्मूथ मसल्स क्या करता है, स्मूथ मसल आपके पास इस प्रोसेस को हमने सेल वाले चैप्टर में, वैसे अगर सेल मेम्ब्रेन होती तो हम डिस्कस करते हैं, पाइनोसाइटोसिस, साइटोसिस, इसको इसको लाइक नॉट बाइनोसाइटोसिस, पीनोसाइटोसिस, सॉरी, पीनोसाइटोसिस, पीनोसाइटोसिस। तो पीनोसाइटोसिस में क्या होता है, आपके पास ये सेल है, तो सेल बाहर वाला जो फ्लूइड है या बाहर वाले वेसिकल्स हैं उसको इन्वेजिटेट करता है, और फ्लूइड जो है आपके पास सेल के अंदर एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ए वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल, ऑफ कोर्स उस वेसिकल के अंदर फ्लूइड होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पीनोसाइटोसिस। और यहाँ पे जो वेसिकल है इसको क्या कहेंगे, पाइनोसाइटिक वेसिकल। अब क्या होता है, जैसे ही सिग्नल आता है तो ये स्मूथ मसल है, यहाँ पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है अंदर की तरफ, पीनोसाइटिक वेसिकल बन जाता है। पीनोसाइटिक वेसिकल के अंदर कैल्शियम्स होते हैं, और कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, ECM, लेट मी जस्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, ECF से आपके पास सेल के अंदर आ जाते हैं। और कैल्शियम अंदर आ गया तो कैल्शियम आर इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में डिस्कस करेंगे, क्रॉस ब्रिजेस हम डिस्कस करेंगे, क्यों ज़रूरत है, बस ये समझ लो, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम सप्लाई कहाँ से आएगी, स्केलेटल मसल्स के पास जो कैल्शियम सप्लाई होती है वो आपके पास मेनली
डिपेंड कर रही होती है। दे हैव अ वेरी स्पेशल रेटिकुलम, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से कैल्शियम आयन की सप्लाई उसको हो रही होती है। स्मूथ मसल्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड या अबंडेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स अबंडेंटली अपने फॉर कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन की सप्लाई के लिए डिपेंड कर रहा होता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से वो इन द फॉर्म इन द पाइनोसाइटिक वेसिकल कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आ गया तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये आपने याद रख लेना है। आगे आ जाते हैं हम कार्डिक मसल्स। कार्डिक मतलब कि हार्ट, तो हार्ट के मसल्स। अब हार्ट के मसल्स आपके पास लोकेशन ऑफ कोर्स हार्ट में होगी। आपके पास कौन से हार्ट की भी आपके पास 3 वॉल्स है ना, हमने कैच सर्कुलेशन में डिस्कस किया था। तो कहाँ पे, मायोकार्डियम में, मायोकार्डियम में आपके पास कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, अब कार्डिक मसल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है क्योंकि ये स्ट्राइएटेड है और इनवॉलेंट्री कंट्रोल है इनका। ये सेल्स ब्रांच्ड होते हैं, स्मूथ मसल्स वर नॉट ब्रांच, स्मूथ मसल्स ब्रांच्ड नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांच का मतलब होता है जैसे कि ट्री में एक ट्रंक जा रही है, वो ट्रंक फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दिस पॉइंट, इसको जंक्शन कहते हो। और ये चीज़ें जो निकल रही हैं ये क्या हैं, ब्रांचेस, राइट। तो ये देखो यहाँ पर एक ये जा रहा था तो ये ब्रांच बन गई यहाँ पे, ये दो, ये स्मूथ मसल आ रहा है, यहाँ 2 ब्रांचेस बन गए। स्मूथ मसल्स या फिर तो स्केलेटल मसल्स, ये दोनों ब्रांच नहीं है, दी ओनली ब्रांच मसल इज़ कार्डिक मसल। ये बात अपने बड़ी अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन आप बायोन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, बट एमसीक्यूज आ जाए तो स्मूथ एंड कार्डिक मसल बोथ आर यूनिन्यूक्लिएटेड, स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अच्छा, ये एक सेल है, ये एक कार्डिक सेल है, ये एक कार्डिक सेल है, ये दूसरा कार्डिक सेल है। इन दोनों कार्डिक सेल्स के दरमियान में आपके पास एक जंक्शन होता है, इस जंक्शन इसको कहते हैं इंटरकलेटिक जंक्शन या इंटरकलेटिक डिस्क, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड जो जंक्शन है दो सेल्स के दरमियान में, इसको कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। So intercalated discs are basically these are specialized junctions that connect uh, cardiac cardiac muscle cells या cardiac muscle cells ना लिखे हो तो cardiac myocytes, ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स एंड टू एंड एक दूसरे को एंड टू एंड जोड़ते हैं। ये आपके पास डार्क स्टेनिंग रीजन होता है, डार्क स्टेनिंग। ये देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास हिस्टो डायग्राम है। तो दिस 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 ये डार्क रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, ये डार्क रीजन, 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 ये मसल का जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ इंटरकलेटिक डिस्क। अब ये देखो ये जा रहा है, ये ब्रांचिंग आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये ब्रांचिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये यहाँ ब्रांचिंग नज़र आ रही है, ये ब्रांचिंग, ये आपको यहाँ पे आपके पास स्लाइड में आपको ब्रांचिंग नज़र आ रही है। ये ब्रांचिंग इंडिकेट कर रही है ये कार्डिक सेल है और कार्डिक मायोसाइट, और यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड सेल भी आपको नज़र आ रहा है। तो इंटरकलेटेड दीज आर डार्क स्टेनिंग स्टेप लाइक जंक्शंस जो कि एंड टू एंड कार्डियो मायोसाइट्स को जोड़ते हैं, ठीक है। इसके ऑफ कोर्स कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास, डेस्मोसोम्स, फेशिया एडहेजन्स, गैप जंक्शन एक्सेट्रा, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रख लो ये एक एंड टू एंड कार्डियो मायोसाइट्स को जोड़ते हैं। और ये आपके पास परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, बुक कहती है परपेंडिकुलर अरेंज, और हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन, एक कार्डियो मायोसाइट्स को दूसरे कार्डियो मायोसाइट्स से, जाहिर सी बात है कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करेंगे। अब जब परपेंडिकुलर होते हैं ऑफ कोर्स, ये कार्डिक मायोसाइट है जो जा रहा है, ये कार्डियोमायोसाइट पड़ा हुआ है, ये दरम्यान में इंटरकलेटेड डिस्क पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली और कॉन्स्टेंटली। इनकी कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि आपके पास कार्डियोमायोसाइट्स, इनके पास आपके पास मायोजेनिक कंट्रोल होता है, मायोजेनिक कंट्रोल। मायोजेनिक कंट्रोल का क्या मतलब है, ये हम सर्कुलेशन वाले चैप्टर में अच्छे से हम डील करेंगे, ठीक है, अच्छे से डील करेंगे इसको हम, डील। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि कार्डिक सेल अपनी इम्पल्सेस को खुद जनरेट करता है, राइट, तो हमें ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई की क्यों ज़रूरत है, और ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई अगर कट आउट हो जाए तो क्या कार्डिक मसल सेल्स फिर भी कॉन्टैक्ट करता रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके जहन में, ये हम सर्कुलेशन में डिस्कस करेंगे। अभी बस याद रख लो कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिदमिकली होती है, रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है और कांस्टेंट होती है, लाइफ ये रुकते नहीं है, ये इसका मतलब ये फटीक लेस होते हैं,
स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स आर फटीकलेस, स्केलेटल मसल्स आर फटीक, उनको फटीक आ जाती है, मतलब कि उनकी एक टाइम आता है कि जो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फटीक आ जाती है। अब और ये इनकी नर्व सप्लाई की बात की जाए तो कार्डिक मसल्स, कार्डियो मायोसाइट्स की नर्व सप्लाई कार्डियो कार्डिक मसल सेल्स के पास क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो हार्ट में आपके पास स्पेशल पेस मेकर सेल्स उसको कहते हैं हम, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। पेस मेकर सेल्स, पेस मेकर सेल्स कौन से होते के पेस मेकर सेल्स कौन से होते हैं आपके पास? एस ए नोड, राइट, आपने पढ़ा है ना एफएससी में, एस ए नोड, इतना तो आपको अभी याद होना चाहिए, एस ए नोड, ए वी नोड, परकिंजी फाइबर्स, राइट। तो ये पेस मेकर्स हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं, और ये इस क्योंकि ये रेगुलरली इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, रिदमिकली भेज रहा है, तो कार्डिक मसल सेल पे फिर उस हिसाब से सिंक्रोनाइज वे में, रिदमिक वे में, कांस्टेंट वे में कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको कहते हैं कार्डिक मायोसाइट्स के पास जो कंट्रोल है वो क्या है? मायोजेनिक कंट्रोल है। आपके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कार्डिक मसल सेल के अंदर ही खुद ही जनरेट होती है, हार्ट के अंदर ही जनरेट होती हैं, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन से मसल का कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ओरिजिनेट होती हैं विद इन इट्स ओन फाइबर, विद इन इट्स ओन मसल, तो आपके पास कार्डिक सेल्स। फंक्शन क्या है? ऑफकोर्स हार्ट में, तो हार्ट का हमें पंप करना, तो पंप ब्लड करता है। आपके पास बुक कहती है हार्ट कितना ब्लड पंप करता है? अबाउट 2100 गैलन्स, ठीक है, पर डे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो ना आप, अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी कितनी खूबसूरत बनाई है, हार्ट की शेप आपके फिस्ट शेप का आपका हार्ट है, बस पंप कितना कर रहा है? इतना ब्लड पंप कर रहा है, क्या ही बात है अल्लाह ताला। तो कार्डिक मसल सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, फटीक रेजिस्टेंस है, फटीक लेस मसल्स हैं ये, ठीक है, और ये कंटिन्यू करते हैं विद थ्रू आउट देयर लाइफ विदाउट रेस्टिंग, ठीक है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये थे आपके पास कार्डिक मसल्स। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास असल इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेन इंपॉर्टेंट मसल, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल नाम से क्या जाहिर हो रहा है? स्केलेटल, वो वाले मसल्स जो स्केलेटन के साथ, बॉडी के स्केलेटन के साथ अटैच हों, या उसको बॉडी के स्केलेटन से कुछ ना कुछ इनका ताल्लुक हो, इसलिए नाम पड़ गया स्केलेटल मसल सेल्स। ये अटैच होते हैं बोन्स ऑफ द स्केलेटन के साथ, इसलिए बोन्स का क्या काम है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, राइट, मूवमेंट इनिशिएट करना। तो इनका भी यही सेम टू सेम यही काम होगा। कंट्रोल फोर्स, आप अपने हाथ को हिला सकते हो ना, आप जब दिल का हो अपने हाथ को हिला सकते हो, लेकिन आप अंदर आपके स्टमक में जो फूड है, वो स्टमक में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते स्टमक के अंदर जो मूवमेंट है वो रुक जाए। आप डायफ्राम की डायफ्राम तो खैर एक्सेप्शन हम डिस्कस करते हैं। आप ब्लड वेसल की ये नहीं कर सकते कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट हो, डायलेट करे, नहीं, लेकिन हाथ हिला सकते हो, जब आप चल सकते हो, जब मर्जी का, तो वॉलेंट्री कंट्रोल है, ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल। तो सोमैटिक डिवीजन ऑफ जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ से उसकी नर्व इसको इनोवेट कर रही होंगी। सोमैटिक आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल करता है, राइट। स्ट्रक्चर क्या होगा? अब कार्डिक मसल सेल्स का स्ट्रक्चर क्या था? ये आपके पास ब्रांच सेल्स थे, यूनिन्यूक्लिएटेड थे, एक कार्डियोमायोसाइट्स दूसरे कार्डियोमायोसाइट्स कनेक्टेड था विद द हेल्प ऑफ इंटरकलेटिक डिस्क, ठीक है, ये आपके पास, और सेंट्रली प्लेस्ड आपके पास न्यूक्लियस था। कार्ड स्केलेटल मसल सेल्स, दीज आर रॉड शेप फाइबर्स, ठीक है, रॉड शेप फाइबर्स, सिलेंड्रिकल सेल्स, एंड दे आर अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इनका न्यूक्लियस पेरीफ्री में प्रेजेंट होता है। पेरीफ्री मतलब कि सेंटर होता है, एक तीन टर्म वर्ड्स आते हैं, तीनों समझा देता हूँ, बल्कि नीचे डायग्राम है, इसको ऊपर समझाते हैं। यहाँ पर एक होता है सेंटर में, एक होता है एसेंट्रिक, ठीक है, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर से ना ही बिल्कुल कॉर्नर पे, नुक्कड़ पे, ना ही सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा दूर, और एक होता है पेरीफ्री। पेरीफ्री मतलब कि दीवारों के साथ साथ कॉर्नर में, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। तो पेरीफ्री, तो इनका भी बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल की दीवार के साथ साथ न्यूक्लियस होता है, पेरीफ्री में होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए ए लेवल्स की बुक लिखती है सिंसीशियम। अब सिंसीशियम जो है आपके पास, इट्स द कंडीशन ऑफ हैविंग मल्टीपल मल्टी न्यूक्लिएटेड
कंडीशन को आप सिंशीशियम कहते हो आप। अब सिंशीशियम जो है आपके पास होता है क्या, ये कार्डिक, अब क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि क्यों कार्ड स्केलेटल मसल सेल्स, वाई स्केलेटल मसल सेल्स हैव टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसकी रीज़न मैंने आपको जब हम कल डिस्कस कर रहे थे ना ओस्टियोक्लास्ट में, वहाँ पे इनडायरेक्टली दे दी थी। अब वो पिछले लेक्चर देखो, आपको ये रीज़न समझ आ जाएगी कि क्यों स्केलेटल मसल सेल्स को मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की ज़रूरत है, राइट। अच्छा, अब एम्ब्रियोनिक रीजन में मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। आपके पास होता ही है, जो आपके पास है ना स्केलेटल मसल सेल्स, राइट, स्केलेटल मसल सेल्स, ये आपके पास मीजोडर्मल सेल्स ऑफ कोर्स होते हैं। मीजोडर्मल सेल्स, मीजोडर्मल जर्म सेल से आपके पास 3 जर्म सेल हैं आपके पास, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म के जो सेल्स होंगे मीजोडर्मल सेल्स होंगे। मीजोडर्मल सेल्स आपके पास आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इनटू ये कह लो इमेच्योर या इनटू एंसेस्टर ये कह लो, ठीक है, प्रीकर्सर कह लो। मायोब्लास्ट वो वाले सेल्स जो कि आपके पास आगे मसल सेल्स को बनाएंगे, मायोब्लास्ट। ये मायोब्लास्ट फिर आगे रॉड शेप के होते हैं और ये फ्यूज़ करते हैं, का एक सेल दूसरे से फ्यूज़ करता है। इस फ्यूजन की वजह से आपके पास जब बहुत सारे सेल फ्यूज़ कर रहे हैं और एक बना रहे हैं, तो आपके पास जो इसके नतीजे में जो बनता है उसके बाद वो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। जो आपके पास एम्ब्रियोनिक रीजन वाई कार्डिक मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्केलेटल मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कंडीशन। अच्छा, अब ये आपके पास डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, एक कार्डिक मसल सेल है ना, एक कार्डिक मसल सेल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात कर रहा हूँ ना, सिंसिशियम। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आपके पास 2 से लेकर हंड्रेड्स तक, 100 तक आपके पास न्यूक्लियस हो सकते हैं एक कार्डिक फाइबर में, मसल सेल में, राइट। अब नज़र नहीं आते हमें, माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आ सकते क्योंकि पेरीफ्री में पड़े होते हैं ना, राइट, तो पेरीफ्री में देखना मुश्किल है उनको, सिर्फ कुछ नज़र आते हैं। अब ये देखो, ये आपके पास रॉड शेप मसल जा रहा है, राइट, ये आपको मसल जा रहा है। अब यहाँ पे पेरीफ्री में न्यूक्लियस पड़ा है, ये पेरीफ्री में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, रॉड शेप आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं आपको न्यूक्लियस। अब ऊपर देखो, कुछ सब न्यूक्लियर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कहीं कुछ कम नज़र आ रहे हैं। अब 100 तक न्यूक्लियर हो सकते हैं, बट अगेन पेरीफ्री में होते हैं तो देखना मुश्किल होता है। कुछ पेरीफ्री से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो नज़र आ जाते हैं, राइट। तो ये आपके पास स्केलेटल मसल्स। अब इसी तरीके से ये वाला, ये हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं जब नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर था। अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ना, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दी नॉमेनक्लेचर, जो आपको पता होना चाहिए। मसल फाइबर या फिर तो मायो फाइबर, ये इसको आप कहते हो स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल मायोफाइबर या स्केलेटल मसल फाइबर। इसका मतलब एक ही है, मतलब कि स्केलेटल मसल के सेल को आप मायोफाइबर कहते हो। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, अनब्रांच होता है, ये सारी कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपके पास एक इंडिविजुअल मसल इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर, इसको कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडो मतलब कि अंदर, माइसियम मतलब कि मसल, राइट। तो एंडो मतलब कि अंदर और मसल के सेल को सराउंड कर रहा है, तो वो एंडोमाइसियम। अब डिफरेंट सेल मिलते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, इस बंडल को कहते हैं फैसिकल। तो ये आपने याद रखना है, बंडल ऑफ या एक ग्रुप ऑफ मायोफाइबर्स, मसल फाइबर्स, कार्डिक मसल सेल्स को कहते हो आप फैसिकल। और फैसिकल को, एक बंडल को सराउंड किया होता है कौन से कनेक्टिव टिश्यू ने, पेरीमाइसियम। पेरी का क्या मतलब होगा, पेरी का मतलब होता है अराउंड, माइसियम मसल, एंडो का मतलब होता है इनर मोस्ट, ठीक है। तो ये बाकी आ जाते हैं मसल पूरा का पूरा, और डिफरेंट फैसिकल मिलते हैं, डिफरेंट बंडल्स मिलते हैं, बंडल मिलेंगे और आपके पास एक ओवरऑल एनाटॉमिकल मसल को बना देंगे। और वो पूरे मसल को सराउंड किया होता है एपीमाइसियम ने। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, ये पूरा का पूरा मसल है, दिस इज़ द होल मसल, दिस इज़ द टेंडन ऑफ द मसल, दिस इज टेंडन ऑफ मसल, ठीक है। ये उसका डीप फेशिया, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स, डीप फेशिया क्या होता है इसको छोड़ दो, टेंडन को भी बेशक छोड़ दो। ये इसके नीचे देखो, ये आपके पास मसल सेल जा रहा है, मसल सेल, बल्कि मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दिस इज़ द मसल,
इस पूरे के पूरे मसल को जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर एक छाली ने सराउंड किया हुआ क्या है, एपीमाइसियम। और डिफरेंट मसल सेल आपके पास मिलके पूरा मसल मिलके बना है डिफरेंट बंडल से, ये बंडल ऑफ फेसिकल्स, ये फेसिकल, इस डिफरेंट फेसिकल को कौन सी कनेक्टिव टिश्यू ने, एक फेसिकल को, ये एक फेसिकल है, ये दूसरे फेसिकल, इसको सराउंड करके रखा हुआ है पेरीमाइसियम। तो ये भी पेरीमाइसियम है, ये ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ ऑल्सो पेरीमाइसियम, दिस इज़ ऑल्सो पेरीमाइसियम, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो पेरीमाइसियम। और ये आपके पास उसकी वेस्कुलर और न्यूरल सप्लाई ऑफ कोर्स पूरे मसल के यहाँ पे उसने दिखाई हुई है, ब्लड वेसल्स आपके पास, और ये उसको येलो कलर में आप नर्व को शो करते हो, जो ये नर्वस सप्लाई उसकी। अब हर मसल फेसिकल यहाँ पे उसने, अगर हम उसको डीप जाएँ मज़ीद, तो हर मसल सेल में आपके पास क्या है, मायोफाइबर्स, ये मायोफाइबर्स, ये इंडिविजुअल मायोफाइबर्स, इंडिविजुअल मायोफाइबर्स अगर उसको देखो तो हर इंडिविजुअल मायोफाइबर को एक कनेक्टिव टिश्यू के लेयर ने सराउंड किया हुआ है, दैट इज़ एंडोमाइसियम, दैट इज़ एंडोमाइसियम। ये डार्क लेयर जो नज़र आ रही है ना, ये वाली, दिस इज़ एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है, ये एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के नीचे आ जाता है आपके पास मसल की अपनी सेल मेम्ब्रेन। मसल, अब देखो ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ये एक सेल है, इस सेल की, अब कार्डिक मसल सेल की बात कर रहे हैं तो हम इसको रॉड शेप की रख लेते हैं, ये रॉड शेप है, ये रॉड शेप, इस रॉड शेप की ऑफ कोर्स एक होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, राइट, इस सेल मेम्ब्रेन, और ये कार्डिक मसल सेल है तो ये क्या है, ये मायोफाइबर, मायोफाइबर, तो ये एक मायोफाइबर है, स्केलेटल मसल सेल, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये बाहर, ये बाहर ये कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है, दैट इज योर एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। तो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन और चीज़ है और एंडोमाइसियम और चीज़ है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना। एंड इसकी सेल जो मस का जो जो मायोसाइट है ना, उसको आप कहते हो सार्कोलीमा, लीमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन, तो सार्कोलीमा, सार्कोलीमा, ठीक है। सार्को का मतलब होता है मसल, तो सार्को मतलब होता है मसल, लीमा मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, सार्कोलीमा वो वाली सेल, मसल फाइबर, मसल टिश्यू की, नहीं, मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दोगे आप, सार्कोलीमा। जैसे कि हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को नाम दिया था न्यूरोलीमा, ठीक है, इस तरह से सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा और चीज़ है, वो स्केलेटल मसल के मायोफाइबर की सेल मेम्ब्रेन है। उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर, हर सेल के बाहर एक 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 लेयर होती है, उसको कहते हो आप एंडोमाइसियम। और डिफरेंट सब सेल मिलते हैं तो आपके पास एक बंडल मिलता है, उस बंडल के अराउंड एक लेयर होती है, उसको कहते हो पेरीमाइसियम। डिफरेंट बंडल्स मिलते हैं, पूरा मसल मिलता है, उस पूरे मसल को सराउंड किया होता है एक कनेक्टिव टिश्यू ने, दैट इज़ एपीमाइसिन, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आगे जाके आपको समझ आएगी अच्छे तरीके से, लेकिन इस लेवल आगे जाके भी बच्चों को नहीं कंफ्यूज, बच्चों को ये पता नहीं होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम, ये सारी की सारी जो है ना, ये एक कॉन्टीन्यूस कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क बना रही हैं। मतलब कि ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि लाइक ये आ गई, ये भाई साहब आ गई एपीमाइसियम, ये आ गई पेरीमाइसियम, दे आ गई एंडोमाइसियम, ये सेपरेट लेयर्स आ गई, सेपरेट लेयर्स नहीं, सेपरेट लेयर्स नहीं है ये सारी कॉन्टीन्यूस लेयर्स हैं, और ये सब मिलती हैं एट द एंड, ये सब मिलेंगी आपके पास। मतलब कि कहना मैं चाह रहा हूँ, जो आपके पास ये एंडोमाइसियम है, ये एंडोमाइसियम ये कम्युनिकेट करेगी, और ये जुड़ी हुई होती है, किसके साथ जुड़ी होगी, अपने जो आपके पास बंडल को जिसने सराउंड किया हुआ है पेरीमाइसियम, जो एंडोमाइसियम पेरीमाइसियम के साथ जुड़ी होगी। पेरीमाइसियम विल बी कनेक्टेड विद एपीमाइसियम, और एपीमाइसियम आपके पास कॉन्टीन्यूस होगी विद द टेंडन ऑफ दैट मसल, और टेंडन आपके पास अटैच होगा बोन के साथ, ठीक है। तो मतलब कि ये तीनों लेयर्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूस कनेक्टिव टिश्यू बना रही हैं, रुकती नहीं है, सेपरेट नहीं है, एक ही है। और इसके लिए दिस इज़ द बेस्ट डायग्राम दैट आई कैन फाइंड, दैट आई एम एबल टू फाइंड ऑल ओवर द इंटरनेट। अब ये देखो, ये जा रहा है आपके पास कार्डिक मायोफाइबर्स है, ठीक है, दिस इज कार्डिक, कार्डिक कह रहा हूँ, दिस इज स्केलेटल मायोफाइबर्स, मायोफाइबर्स जा रहे हैं।
ये मायोफाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सेल्स हैं, यहाँ के बाद न्यूक्लिया यहाँ पे प्रेजेंट, ये दिस इज दीज आर दी न्यूक्लिया न्यूक्लिया न्यूक्लिया। अब हर इसको मसल बंडल है पूरा, मसल बंडल को सराउंड किया है कौन से कनेक्टिव टिश्यू है, ये ग्रीनिश कलर में शो किया हुआ है, दैट इज़ पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम नीचे देखो यहाँ पे इसकी ये क्रॉस सेक्शन में ये ब्लड वेसल है, ये जो चीज़ रेड कलर की नज़र आ रही है ना ये वाली, दीज आर ब्लड वेसल्स, इसको छोड़ दो। अब ये बंडल है ना पूरा, ये क्या है, फेसिकल, फेसिकल को पेरीमाइसियम ने सराउंड किया हुआ है। यहाँ पे ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट का मायोफाइबर्स हैं, मसल सेल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो ये कार्डिक पेरीमाइसियम जो है ये कॉन्टीन्यूस है किसके साथ, किसके साथ, ये देखो हर पेरीमाइसियम दिस होल पेरीमाइसियम इज कॉन्टीन्यूस विद दी होल मसल को जिस कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया हुआ है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है वो, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम के साथ। और इसी तरीके से ये पेरीमाइसियम इस डायग्राम में शो नहीं हुआ, ये कनेक्ट एंडोमाइसियम के साथ भी आपके पास कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये कॉन्टीन्यूस लेयर है, ठीक है, सेपरेट लेयर नहीं है, इसलिए आपने याद रख लेना ये बात। अब हम कार्डिक मसल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब कार्डिक मसल सेल के अंदर क्या होता है, कार्डिक मसल सेल या फिर तो कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट मी जस्ट सी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ रह गई हो भाई साहब, कोई चीज़ रह गई हो कार्डिक, हाँ मसल फाइबर, क्या डायमेंशन रह गई यहाँ पर, कार्डिक मायोफाइबर की जो डायमेंशन है जो बुक में लिखती है वो लिखती है 10 to 100 माइक्रोमीटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रट्टे वाली चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो ना हो, रट्टे वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो तो बतानी ही बतानी होती हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। और इनका जो ये मैं डिस्कस कर रहा था, ये हाँ सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे क्या, सार्कोलीमा, कार्ड मायोफाइबर की। इसके साइटोप्लाज्म को क्या दोगे, नाम दोगे, इसके साइटोप्लाज्म को आपको क्या, साइटोप्लाज्म को आप नाम दे दोगे इसका सार्कोप्लाज्म। जैसे कि आपने एक न्यूरॉन का दिया था ना, न्यूरॉन की सेल बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एक्सॉन, एक्सॉन को, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म का नाम दे दिया था हमने एक्सोप्लाज्म, राइट, या ओवरऑल नाम दे दिया था हमने न्यूरोप्लाज्म। इसी तरीके से कार्डिक मायोफाइबर के साइटोप्लाज्म को नाम दे दिया सार्कोप्लाज्म, सार्को मतलब मसल, प्लाज्म मतलब के साइटोप्लाज्म से, तो सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। और कार्डिक मायोफाइबर में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ये स्पेशल, इसका साइटोप्लाज्म किस तरह से स्पेशल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल योर बॉडी सेल्स, इट विल हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी तो चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और आपके पास ग्लाइकोजन की स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगी, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिया जो होगा सेंट्रली प्लेस नहीं होगा बल्कि पेरीफ्री में होगा, पेरीफ्री में होगा, ठीक है। रॉड शेप का न्यूक्लियस होगा जो कि पेरीफ्री में होगा, नॉट सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है। और आपके पास इसके सार्कोप्लाज्म में स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स मौजूद होंगे, वो हम आगे आके अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाइक सार्कोमियर जो है ना, ये सार्कोप्लाज्म, एक तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आपके पास अगेन इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स या मायोफिब्रिल्स। एक अब कार्डिक मायोफाइब्रिल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स की चाहिए होंगे ना। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स क्या मतलब, दैट द एलिमेंट्स दैट आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। वो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो है ना सार्कोप्लाज्म में, ये वो है आपके पास दो प्रोटीन्स, जो जो मेजर दो प्रोटीन है वो एक्टिन है और मायोसिन है, ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। असल में ये दोनों आपके पास एलिमेंटल लेवल पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पूरा मायोफाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर पूरा बंडल करेगा, फिर पूरा मसल करेगा, ठीक है। तो कार्डिक जो आपके पास कार्डिक, बार बार पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, जो मायो फिब्रिल्स हैं ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक मायोफाइबर के। ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट किस, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट मीन्स दे, बिकॉज दे आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके पास एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने हुए हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो हैं ये वाले आपके पास कार्डिक मायोफिब्रिल्स, ये कार्डिक मायोफिब्रिल्स मिलकर बने हुए हैं सार्कोमियर से। ये आगे चीज़ समझ आ जाती है। तो सार्कोमियर क्या है, आपके पास स्केलेटल मसल फाइबर्स के पास दे हैव
न्यूमरियस कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स मीनिंग से दे आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहते हो कार्ड मायोफिब्रिल्स, जो कि पैरेलल रन करते हैं अलॉन्ग वन एंड अनदर, ठीक है। और हर का फिब्रिल जो है आपके पास रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको कहते हैं सार्कोमियर, उसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। अब इस तरह से इमेजिन कर लो, ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है, ये आपके पास रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है, ठीक है। अब ये रेलवे लाइन जो है ना, इसको इमेजिन कर लो मायोफाइबर, कार्ड मसल सेल, इसके ऊपर जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन है जो चल रही है, इसके ऊपर ये ट्रेन है जो चल रही है, ये ट्रेन आपके पास है मायोफिब्रिल, ठीक है, जिसने चलना है, राइट। और जो चलेगी जाहिर सी बात है, मतलब कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। और ये कार्डिक मायोफिब्रिल के अंदर जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, जो जो कि लाइक लिटरली दे आर नॉट पैसेंजर, ऐसे समझ लो जो ट्रेन उसके अंदर जो ड्राइवर है, ये समझ लो जो ट्रेन को जो चलाते हैं उसको ड्राइवर कहेंगे, क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, चेक करना मुझे बताना फिर। जो ट्रेन को चला रहे हैं भाई, जो ट्रेन को भाई को चला रहे हैं वो हैं आपके पास सार्कोमियर, ठीक है। तो मतलब कि जो ट्रेन है वो पूरे का पूरा मायोफाइबर है, ठीक है, सॉरी, जो वो आपके पास टोटल मायोफिब्रिल है जो चल रही है, जो कॉन्टैक्ट हो रही है। वो मायोफिब्रिल को कौन चला रहा है, या वो आखिर में किससे मिलकर बना है, वो आपके पास अंदर पैसेंजर से मिलकर बना है, दैट इज सार्कोमियर। और ट्रेन चल क्यों रही है, इंजन की वजह से चल रही है ना, वो इंजन आपके पास क्या है, एक्टिन और मायोसिन, राइट। तो इस तरह से आप समझ लो। तो सार्कोमेयर के आपके पास करेक्टर, ये सार्कोमेयर की जैसे आपके पास करेक्टरिस्टिक आपके पास स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आ जाती है। वो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आती है बिकॉज ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। ये क्या होते हैं, आपके पास दो तरह के बैंड्स, जब आप देखते हो ना अंडर माइक्रोस्कोप, आपके पास दो तरह के बैंड्स आपको नज़र आते हैं, यू हैव ए बैंड, यू हैव आई बैंड। ए बैंड आपके पास थिक फिलामेंट आपके पास प्रेजेंट होते हैं, और आई बैंड में आपके पास ए बैंड में आपके पास थिक फिलामेंट भी होते हैं और थिन फिलामेंट भी होते हैं। आई बैंड में सिर्फ आपके पास थिन फिलामेंट होता है। थिन फिलामेंट की बात जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे बात हो रही है थिन फिलामेंट। अब थिन को और थिक को इसको कह क्यों रहे हैं, ये यहाँ पे आपके पास बहुत खूबसूरत एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, आप देख सकते हो। एक ये रीजन है, ये मैं बल्कि उसको गंदा नहीं करना चाहता, ये देखो, ये एक थिक रेडिश लाइंस जा रही हैं, ये थिन है ना, ये थिक है, राइट, थिक है। ये हैं आपके पास ए बैंड्स जो कि मायोसिन से मिलके बने हैं। मायोसिन क्या है, प्रोटीन है, कुछ भी नहीं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, मायोसिन से मिलके बने हैं। और हर दो के दरमियान में एक छोटी एक वाइट कलर का एक लाइट रीजन है, दैट इज आई बैंड, ठीक। अब वो लाइट रीजन आपके पास एक्टिन से मिलके बना हुआ है, एक्टिन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, एक्टिन से मिलके बना हुआ है। तो यही है आपके पास, ये आपके पास सार्कोमियर। तो मतलब कि आप जब देखते हो तो आपको नज़र आता है एक डार्क बैंड्स नज़र आती हैं, ये डार्क बैंड आपको थिक फिलामेंट, इसको नाम दे दिया हमने थिक फिलामेंट, क्योंकि देखो फिलामेंट शेप की है ना, धागे हैं ये धागे, फिलामेंट। तो ये थिक फिलामेंट। और दूसरे नज़र आ रहे हैं आपको थिन फिलामेंट, ये आपको छोटी थिन लाइन से आपने शो कर दिया उसको, थिन फिलामेंट। अब ये भी देखते हो, थिन फिलामेंट के दरमियान में देखो एक लाइन जा रही है, एक ये देखो ये लाइन जा रही है, ये बारीक सी थिन फिलामेंट के अंदर एक बारीक सी थिक लाइन जा रही है, बारीक सी थिक लाइन, जो कि बाकी थिन फिलामेंट से थोड़ी सी डार्क है। वो डार्क लाइन है आपके पास जेड लाइन, वो जेड लाइन है। और सार्कोमियर इज द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स, दे ये टू जेड लाइन के दरमियान में जो रीजन है दैट इज सार्कोमियर। सार्को मतलब कि मसल, मियर मतलब कि सेगमेंट या पार्ट, तो मसल का पार्ट, सार्कोमियर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये इस मज़ीद हाई रेजोल्यूशन के साथ आप देखते हो, ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट डार्क रीजन, ये आपके पास क्या है, थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट के दरमियान में एक डार्क लाइन है, दैट इज जेड लाइन। तो ये जेड लाइन के दरमियान में रीजन है, ये है दो जेड लाइन के दरमियान में जो रीजन होता है इसको कहते हैं सार्कोमियर। मतलब कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर ये एक सार्कोमियर,
यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर एक सार्कोमेर, ये एक सार्कोमेर, ये सार्कोमेर, वो ये सारे सार्कोमेर मिलाकर ये पूरा जो अरेंजमेंट बन रहा है, ये देखो, ये इस तरह का जो अरेंजमेंट बन रहा है, ये इस तरह का ये पूरा का पूरा एक एक धागा बन रहा है ना, ये धागे वाला जो अरेंजमेंट है, ये धागे वाला अरेंजमेंट दैट इज़ मायोफिब्रिल्स। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा मायोफिब्रिल है। ये 3 मायोफिब्रिल आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं, और हर मायोफिब्रिल सार्कोमियर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और मायोफिब्रिल्स आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो कि सार्कोप्लाज्मम ऑफ द मायोफाइबर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये ए बैंड है, और ये इसको ए बैंड और आई बैंड, अच्छा, ए बैंड को और आई बैंड को आई बैंड या ए बैंड क्यों कहते हैं, इसकी लाइक रीज़न, क्योंकि ए बैंड है, ए बैंड आपके पास एन आइसोट्रॉपिक होता है, और आई बैंड आपने याद रख लेना है दैट इज़ आइसोट्रॉपिक। इसका क्या मतलब है, देखो ए बैंड जो है ना थिक है, ठीक है, थिक रीजन है। अब जैसे ही लाइट गुजरती है ना यहाँ से, तो लाइट जो है अपनी डायरेक्शन जब इससे निकल के इससे बाहर निकलती है तो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेती है। दिस चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन मैकेनिज्म ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिज्म। तो ए बैंड क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक, तो नाम पड़ गया ए बैंड। आई बैंड आइसोट्रॉपिक है, तो आई बैंड क्यों, क्योंकि वो एक लाइक इतना थिक रीजन नहीं है, लाइट गुजरती है लेकिन अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, आइसोट्रॉपिज्म को शो करिए। तो आइसोट्रॉपिक आई बैंड हो गया आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। तो आपके पास आ, तो आपके पास जो कार्डिक मायोफिब्रिल है, ठीक है, कार्डिक मायोफिब्रिल, पता नहीं कार्डिक नाम क्यों निकले जा रहा है। आपके पास जो मायोफिब्रिल है वो आपके पास सार्कोमियर से मिलकर बना हुआ है। वो सार्कोमियर में आपके पास, वो सार्कोमियर में आप देखते हो तो आपके पास कुछ थिक रीजन है वो ए बैंड है, कुछ थिन है वो आई बैंड कह देते हो आप। थिक आपके पास मायोसिन से मिलकर बने हुए हैं, थिक थिक मायोसिन, ये थिक फिलामेंट जो है ना, थिक फिलामेंट ये मायोसिन से भी मिलकर बने हुए हैं। ये थिक फिलामेंट जो है ना वो मायोसिन से मिलकर बने हुए हैं, और वो थिक रीजन को आप दे देते हो जो कि आपको डार्क नज़र आता है, ये डार्क कलर का, उसको कहते हो ए बैंड, ए बैंड। और जो लाइट नज़र आता है उसको कहते हो आई बैंड, आई बैंड, ठीक है। और थिन फिलामेंट में आपके पास क्या आ जाता है, एक्टिन। थिक फिलामेंट आप कहते हो किसको, मायोसिन को। अब आई बैंड और ए बैंड की कॉम्पोजिशन क्या हुई, देखो ए बैंड है थिन रीजन, थिक रीजन, तो ए बैंड में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट में क्या है, मायोसिन। और आपको ये देखो ना थोड़ा सा रीजन थिन फिलामेंट का भी आ रहा है, और थिन फिलामेंट में क्या है आपके पास, एक्टिन। तो ए बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्लस एक्टिन, वेयर एज आई बैंड इज ओनली मेड अप ऑफ एक्टिन। ये बात आपने याद रख लेनी है। और आई बैंड के दरमियान में एक थिक रीजन होता है, इसको कहते हो जेड लाइन। जेड लाइन का जेड लाइन क्यों रख दी, आई थिंक जेड लाइन को जेड लाइन आ गया क्योंकि ये आपके पास आई थिंक इट्स जर्मन वर्ड, आई डोंट नो इसको जर्मन वर्ड क्या नाम है इसका, स्विचिन कुछ इस तरह का वर्ड है, उसका मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, उससे नाम, उस जर्मन वर्ड से नाम आ गया बिटवीन, क्योंकि बिटवीन ए दो सार्कोमेर इज द रीजन इन बिटवीन टू दीज टू थिक लाइंस, इसलिए नाम पड़ गया जेड लाइन, ठीक है, जर्मन वर्ड की वजह से। अच्छा, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखते हो जो ए बैंड है ना, ए बैंड, ए बैंड, ए बैंड के दरमियान में एक आपके पास लाइट रीजन होता है, लाइट रीजन जो है ना, ये आपके पास इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है, जो आपके पास वो वाला रीजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन हो, एक्टिन ना हो। और क्योंकि मायोसिन है एक्टिन नहीं है तो ये रीजन लाइट अपेयर होगा। अब ये देखो यहाँ पे ए बैंड मैंने इसलिए कहा था ना कि किससे मिलकर बना हुआ है, ए बैंड अगर में मिला हुआ है मायोसिन और एक्टिन। अब देखो एक्टिन सिर्फ इस रीजन में मौजूद है, सिर्फ एक इस रीजन में, ये वाला रीजन जो है खाली है, मायोसिन नहीं है, एक्टिन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मायोसिन है। तो ये वाला रीजन जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है एंड देयर इज़ नो एक्टिन, नो एक्टिन, दैट इज़ कॉल्ड जेड जोन, जेड जोन, दैट इज़ जेड जोन, ये वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो कम हो गई है, तो अब वो रीजन डार्क होगा या लाइट होगा, लाइट होगा एज़ कम्पेयर टू दी एज़ कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। तो इसी तरीके से देखो ए बैंड के दरमियान में एक लाइट बेरिंग रीजन है, लाइट बेरिंग जोन, दैट इज़ दैट लाइट बेरिंग एरिया जो है दैट इज़ जेड लाइन, जहाँ पे ओनली ए बैंड, ओनली आपके पास ओनली मायोसिन प्रेजेंट है,
और इस रीजन को एच जोन को आप बेयर जोन भी कहते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई मायोसिन के हेड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, एच जोन इट्स आई थिंक इट्स फॉर, हाँ इट्स फॉर जर्मन, जर्मन का वर्ड है हीली, आई थिंक इट्स फॉर ब्राइट। तो ये दो डार्क रीजन के दरमियान में एक लाइट रीजन होता है, ब्राइट कलर का रीजन होता है, इसका नाम पड़ गया एच जोन, एच जोन। ठीक है, अच्छा अब एच जोन के दरमियान में एक लाइन होती है, ठीक है, वो एच जोन है ना, एच जोन के दरमियान में, ये एच जोन था तो एच जोन के दरमियान में बिल्कुल एक लाइन होगी, वो वो उस वो लाइन आप ड्रॉ करते हो, वो लाइन आपके पास, वो एम लाइन कहते हैं उसको, ये देखो ये नाम, ये पूरा जोन था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, दैट इज़ जेड लाइन। इसके सेंटर में आपके पास, सेंटर ऑफ दिस आपके पास एक लाइन ये गुजर रही है, वो तो एम लाइन, वो आपके पास उस प्रोटीन को रिप्रेजेंट करती है जो कि थिक फिलामेंट को अपनी जगह पर होल्ड करने में हेल्प आउट करते हैं। ये अपनी जगह को इनको अपनी जगह पे रुकना भी है ना, इसने जगह पे अपने होल्ड करना है, दैट इज़ फॉर एम लाइन, एम लाइन का मिडल, तो इन द मिडल ऑफ एच जोन दैट इज़ मिड लाइन। ठीक है, मीन्स डिड मिड लाइन। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ें हमने याद रख ली। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है हमने, यार टाइटन, टाइटन प्रोटीन, ये है ना आपके पास। अब थिक फिलामेंट को जाहिर सी बात जुड़ना भी, तो एक थिक लाइन, थिक फिलामेंट को जेड लाइन के साथ वो वाला आपके पास प्रोटीन जो कि जोड़ती है, एंकर करती है लाइक थिक फिलामेंट को जेड लाइन के साथ, दैट इज़ टाइटन प्रोटीन, टाइटन, टाइटन प्रोटीन। ये टाइटन प्रोटीन इज दिस लार्जेस्ट नॉन प्रोटीन दैट इज मेड ऑफ 30,000 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के तौर पे एक्ट करती है, स्प्रिंग के तौर पे एक्ट एज अ स्प्रिंग। ये एक्स्ट्रा बात है, लेकिन आपने याद रखनी है तो ठीक है, नहीं याद रखनी तो आपको किसी बुक में नहीं भेजा था। टाइटन दैट इज लार्जेस्ट नॉन प्रोटीन एंड एक्ट एज अ स्प्रिंग। तो ये आपको बस समझ आ गया ना सार्कोमियर का मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो आई और ए बैंड किससे मिलकर बने हुए हैं, दैट इज मेड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट। मायोफिब्रिल्स क्या है आपके पास, मायोफिब्रिल्स आर बेसिकली थिक एंड द थिक फिलामेंट, थिक एंड द थिन फिलामेंट्स अरेंजमेंट। इससे पहले हम आगे जाएं, आपको ये चीज़ें बता देनी चाहिए कि मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स क्या हैं। मायोफिब्रिल्स बेसिकली ये लॉन्ग स्ट्रेंजिकल कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं मसल फाइबर के अंदर, मसल सेल के अंदर, जो कि आपके पास सार्कोमियर के रिपीटिंग फैक्टर स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए थे। जबकि मायोफिलामेंट्स सार्कोमियर्स किससे मिलकर बने हुए हैं, मायोफिलामेंट से। और मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट, मायो मतलब कि मसल, फिलामेंट्स वो साइटोस्केलेटन में आपने डिस्कस किया था ना, यू हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो वही वाले फिलामेंट्स, फिलामेंट्स मायोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कार्डिक फाइबर्स दैट इज मायोफिलामेंट्स। वो मायोफिलामेंट्स अगेन ये प्रोटीन से मिलकर बने होंगे जो कि बनाएंगे किसको, सार्कोमियर को। तो मतलब कि कहने की बात, कहने की बात ये देखो, सार्कोमियर, बल्कि शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ये कार्डिक, कार्डिक पता नहीं नाम, पता नहीं क्यों बार बार नजर से ना आ रहा है, आई डोंट नो। दिस इज़ मायोफाइबर, मसल का सेल। ये मसल से सेल के अंदर जब जाओगे तो आपको सार्को, इसका मिलेगा सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको दिखाई देगा कुछ धागे गुजर रहे हैं, धागे, धागे लाइक स्ट्रक्चर। ये धागे लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है आपके पास, मायोफिब्रिल्स। ये मायोफिब्रिल्स आपके पास मिलके बने हुए हैं किससे, सार्कोमियर से। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया सार्कोमियर का पूरा स्ट्रक्चर, ये सार्कोमियर में आपके पास ए बैंड आ जाता है, आई बैंड आ जाता है, राइट। ये सार्कोमियर किससे मिलकर बना हुआ है, मायोफिलामेंट से। और मायोफिलामेंट्स क्या है आपके पास, एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन, और आपके पास ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये वो आपके पास और आ जाती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक तो चीज़ें ना अपने जहन में क्लियर कर लो, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स, तो मायोफिलामेंट्स क्या है आपके पास, वो जो सार्कोमियर को बनाएंगे, मायोफिलामेंट्स। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मसल, मसल में आपके पास मायो को, वो भी एक ही बात है, सार्को को तो वो भी एक बात है, सार्को मायो एक ही मतलब है, मसल।
मायोफिलामेंट्स आपके पास दो तरह के, थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट्स के डायमीटर और थिन फिलामेंट का नॉट डायमीटर, राइट, तो इनका डायमीटर कितना है, थिक फिलामेंट का इतना और थिन फिलामेंट का डायमीटर इतना, देखो कितना लाइक डायमीटर का भी फर्क है। तो थिक फिलामेंट हमने डिस्कस किया किससे मिलकर बना हुआ है, थिक फिलामेंट आपके पास मिलकर बने होंगे मायोसिन से, मायोसिन से। और मायोसिन की जो शेप होती है वो गोल्फ क्लब लाइक शेप होती है। आप गोल्फ क्लब को देखो, लाइक जिसे गोल्फ खेलते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि गोल्फ क्लब की भी इसी तरीके से शेप है, ठीक है। अच्छा, मायोसिन आपके पास, मायोसिन के स्ट्रक्चर में बात करें, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर हमने हमने बनाया हुआ है। मायोसिन का स्ट्रक्चर आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, अब जरा इसको अब देखना है इसको। मायोसिन के आपके पास आपको दो इंटर इंटर ट्विस्टेड आपके पास टेल्स होती हैं, ये टेल रीजन है, आपके पास एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया हुआ है, ये ट्विस्टेड रीजन ऑफ टेल। और इस टेल के टर्मिनेटिंग एंड में दो हेड्स होते हैं, दो हेड्स, ये गोल्फ लाइक ग्लोबुलर हेड्स को कहते हैं, ग्लोबुलर हेड्स, या इसको क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं ग्लोबुलर हेड ने आगे क्रॉस ब्रिजेस बनानी है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में, आगे कल हम डिस्कस करेंगे। तो इन हेड्स को ये मोटर डोमेन है बेसिकली, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपके पास क्या है, क्रॉस ब्रिजेस को बनाने वाले जो क्रॉस ब्रिजेस क्या होती हैं, क्या होता है, हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या इसको ग्लोबुलर हेड्स कहते हैं, right, these are globular heads. The terminal ends of the intertwisted tails of the myosin are basically the two heads, two globular heads. अच्छा, इसके जो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं ना, ये इसके ग्लोबुलर हेड्स हैं, इसके ग्लोबुलर हेड्स आपके पास बाइंड करते हैं एक्टिन के साथ। ये बाइंडिंग ऑफ दीज ग्लोबुलर हेड्स, मतलब कि बाइंडिंग ऑफ द एक्स मायोसिन विद द एक्टिन, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन। फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन, ये बाइंडिंग ऑफ टू दी एक्टिन, ये बाइंड जब करते हैं तो आपके पास ये बाइंडिंग के बाद ये बाइंड और ब्रेक कर देते हैं एटीपी को यूजिंग एन एंजाइम एटीपेज। तो एटीपेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दीज ग्लोबुलर रीजन में, इसलिए इसको कहते हैं मोटर डोमेन, क्योंकि ये बाइंड कर रहे हैं ना, एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो मोटर मतलब कि फिर उसके बाद यहीं पे आपके पास स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग, इसलिए मैंने नाम पड़ गया मोटर डोमेन। डोमेन किसको कहते हैं इसको भूल जाओ, क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा मुश्किल बात आ जाएगी। डोमेन और मोटिव्स दो वर्ड आते हैं, मोटिव्स होती हैं और डोमेन्स होती हैं, वो आप इसको भूल जाओ, बस समझ लो मोटर रीजन, ऐसे समझ लो प्रोटीन का वो वाला रीजन जो कि आपके पास स्लाइड करेगा, मूव करेगा और एक्टिन को मूव करेगा, राइट, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सादी ज़ुबान में इस तरह से कर लो, बहुत सिंपल ज़ुबान में और इसके पास कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास इंजाइम एटीपेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखा जाए ओवरऑल, तो मायोसिन के पास आपके पास एसेंशियल लाइट चेन्स होती हैं, दो रेगुलेटरी लाइट चेन्स होती हैं, दो टेल्स होती हैं जो कि इंटर ट्विस्टेड होती हैं, और इसके बाद दो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रख लेना। और एसेंशियल और जो रेगुलेटरी लाइट चेन्स हैं वो आपके पास सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं और स्टेबलाइज करती हैं हेड्स को, ठीक है। और हर एक मायोसिन हेड के पास एक एसेंशियल लाइट चेन होती है और एक रेगुलेटरी लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेंगे, बस इसका काम क्या है, बाकी ये चीज़ें वो भूल जाओ, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मायोसिन हेड्स के बाद आपके पास मायोसिन हेड्स ही आपके पास क्या बनाते हैं, क्रॉस ब्रिजेस को बनाते हैं विद एक्टिन, क्रॉस ब्रिजेस को बनाते हैं विद एक्टिन। अच्छा, अब एक वर्ड है यहाँ पर कि मायोसिन हेड्स, बल्कि मैं बोल देता हूँ मायोसिन हेड्स, बल्कि लिख देता हूँ कार्डिक मायोसिन हेड्स ऑन अ सिंगल myosin molecule point in the same direction ये कहते हैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ आएगा, तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी इसका क्या मतलब है। अच्छा, थिक फिलामेंट जो है आपके पास, मतलब कि मायोसिन, हर मायोसिन को 6 एक्टिन ने सराउंड किया होता है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, एक दो, और इस तरह से अरेंज किया होता है कि आपके पास एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट बन जाती है, ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। बेसिकली जब आप देखते हो ना इसको,
जब क्रॉस सेक्शन ऑफ सार्कोमियर में आप उसको देखते हो तो आपको पैटर्न जो नज़र आता है कि मायोसिन है उसके चारों तरफ एक्टिन है, तो ये आपको इस तरह से नज़र आता है। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये क्या है, ये दीज आर दी ग्लोबुलर हेड्स, ठीक है, दीज आर दी ग्लोबुलर हेड्स ऑफ दी मायोसिन। यहाँ पे डिफरेंट मायोसिन की प्रोटीन है। अब देखो यहाँ पे ये एक्टिन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद होंगे, बल्कि नीचे ही चलते हैं यार, ये डायग्राम क्या है, देखो ये मायोसिन है, ये मायोसिन की क्या है, इंटरट्विस्टेड टेल्स हैं, यहाँ पे रेगुलेटरी चेंज और एसेंशियल चेंज होंगी, और ये उसके दो ग्लोबुलर साइड्स हैं। ये दो ग्लोबुलर हेड्स में आपके पास यहाँ पे देखो ना, ये एक्टिन है, ये वाइट वाला ये एक्टिन। अब एक्टिन किस तरह से अरेंज होता है इसके कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट हमें नज़र आती है, ये कहना चाह रहा है वो बात, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। अच्छा, ये हो गया आपके पास थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। और थिन फिलामेंट आपके पास मिलकर बना होता है एक्टिन से, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, दीज ऑल आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, एक धागा, एक समझ लो तस्बी, उस तस्बी में जो तस्बी के बीड्स हैं, बीड्स दाने, वो हैं एक्टिन। उसका जो तस्बी का दाना है, धागा है जिसके ऊपर ये हैं ट्विस्टेड, वो धागा है ट्रोपोमायोसिन। और तस्बी जब आप पढ़ रहे होते हो तो तस्बी के दाने में आप देखते हो कि कुछ डिफरेंट फासले पे कुछ रंग बिरंगी तस्बीहें आ जाती हैं कि भाई हाँ 10 दाने कंप्लीट हो गए हैं, 15 दाने ख़त्म हो गए हैं। हर तस्बीह में होता है ना, तस्बीह को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, तो हर तीसरे पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है एक हिस्सा, तो एक एक फ्लैट कलर का कोई तस्बीह का दाना आ जाएगा, या एक कोई और कलर का दाना आ जाएगा, पता लग जाएगा भाई हाँ एक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया तस्बीह का। तो वो है आपके पास ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। अब ये हैं क्या, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना चीज़ें याद रख लो अभी, ये दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। अच्छा, जो थिन फिलामेंट है, ये तो था ना कि थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट किस तरह से अरेंज होता है, अराउंड दीज थिन फिलामेंट की हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनती है। जो थिन फिलामेंट है ना एक्टिन, वो इस तरह से अरेंज होता है कि उसके तीनों तरफ उसके उसकी लाइक ईच थिन फिलामेंट इज पोजिशनड बिटवीन 3 थिक फिलामेंट, जिसके ऐसे एक ट्राइंगुलर लेयर आउट बनता है आपके पास, ट्राइंगुलर लेआउट बनता है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये एक्टिन है तो यहाँ पे मायोसिन होगा, यहाँ पे भी मायोसिन होगा, यहाँ पे भी मायोसिन होगा, और मायोसिन के इर्द गिर्द क्या होगा, 6 एक्टिन होंगे, दोबारा से 6 एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 2 3 4, मतलब कि समझ लो ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, हर एक्टिन के अराउंड 3 है मायोसिन के मॉलिक्यूल हैं, जिसके से एक ट्राइंगुलर लेआउट बन रहा है। और मायोसिन रेंज किस तरह से है, इस तरह से कि लाइक आपके पास एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हो सकते हैं, जो आपके पास ये धागे हैं, ट्रोपोमायोसिन इस धागा, तो आपके पास 40 से 60 मॉलिक्यूल ट्रोपोमायोसिन के आपके पास हो सकते हैं। वो वाली प्रोटीन है। अब देखो ना, एक समझने की बात करो, अगले लेक्चर की बात है ये, लेकिन ये समझ लो यहाँ पे, ये है ना मैंने बात क्या की थी कि जब आपके पास ये ग्लोबुलर हेड्स हैं जो आपके पास बाइंड करेंगे एक्टिन के साथ, तो आपके पास क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब इसको बाइंड करने के लिए, ये बाइंड इसने करना है ना, इसे बाइंड करने के लिए रोक रहा है, ये कोई कुछ चीज़ है जो इसको रोक रही है, वो आपके पास क्या है, जो रोक रही है, जो ब्लॉक कर रही है, वो है आपके पास ट्रोपोमायोसिन। मतलब कि एमसीक्यूज आ जाए, द प्रोटीन दैट इज ब्लॉकिंग द क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन, दैट इज ट्रोपोमायोसिन, नॉट ट्रोपोनिन और एक्टिन। एक्टिन तो जाहिर बात होगी नहीं, ट्रोपोनिन नहीं, ट्रोपोमायोसिन। होता ही है कि ट्रोपोमायोसिन ना इस तरह से अरेंज होती है, इस तरह से ट्विस्टेड होती है कि आपके पास मायोसिन और एक्टिन के हेड्स बॉइंड नहीं कर सकते। अब जैसे ही एटीपी आपके पास, जाहिर सी बात है, बाइंड होती है, ब्रेक होती है आपके पास, जब फिर उसके बाद एक कन्फर्मेशनल चेंज होती है। मैं आपको हर लेक्चर में बता चुका हूँ कि कन्फर्मेशन चेंज का मतलब क्या है, कि स्ट्रक्चरल चेंज, एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है जिसकी वजह से आपके पास ट्रोपोमायोसिन रीअरेंज होती है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके पास ट्रोपोनिन और आपके पास जो एक्टिन और आपके पास मायोसिन है, वो आपके पास एक्टिन और मायोसिन एक्सपोज हो जाते हैं, बाइंडिंग साइट्स जो कहते हैं, बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं, और मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ जाता है, राइट, ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। ये बाइंडिंग जो है आपके पास, ये बाइंडिंग आपके पास है क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिजेस का बनना, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली, राइट, ठीक है। अब हमारे पास आगे हम चलते हैं, ये है हमारे पास
ये ऑलमोस्ट सारा हो गया। ओके, अब आगे हम चलते हैं नर्व इनर्वेशन। उसके बाद हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूरल, अब जाहिर सी बात है स्केलेटल मसल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब स्केलेटल मसल की न्यूरल इनोवेशन भी होगी, इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या एंड मोटर एंड प्लेट्स भी इसको कहते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन देर आर दी स्पेशलाइज्ड साइनेप्स जहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है विद स्केलेटल मसल फाइबर। ये क्या हो गया, यहाँ पे और स्ट्रेंज कंसंट्रेशन कम करते हैं, जहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है विद द स्केलेटल मसल फाइबर, साइनेप्स बनाता है, मतलब दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट्स। इसके पार्ट्स क्या होंगे, इसके पार्ट्स होंगे आपके पास सिंपल, आपके पास एक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होगा, एक एक्सोनल टर्मिनल होगा एक मोटर न्यूरॉन का, वो आपके पास साइनेप्स बनाएगा आपके पास किसी मोटर एंड प्लेट के साथ, मतलब कि वो स्पेशलाइज रीजन ऑफ मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सार्कोलीमा, उसके सार्कोलीमा और सार्कोलीमा को भी स्पेशलाइज रीजन, वो कौन सा होता है, टी ट्यूब्यूल्स होता है, हम डिस्कस करते हैं, वो आपके पास बनाएंगे। और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, वो आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक जो सार्कोलीमा की मेम्ब्रेन है वहाँ पे जाके रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा, और वो नर्व इम्पल्स जो है, क्योंकि मसल सेल्स आर एक्साइटेबल सेल्स, मसल सेल एक्साइट होगा, नर्व इम्पल्स जाएगी अंदर फैलेगी, और इस फैलेगी फिर क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ये आपके पास एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, एज यू कैन सी इन दिस हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफ, ये आपके पास एक्सोन आ रहा है, एक्सोन, ये एक्सोन, ये आपके पास डिफरेंट क्या है आपके पास, कार्डिक मायोफाइबर्स, ठीक है, कार्डिक मसल सेल, कार्डिक पता नहीं क्यों वर्ड निकले जा रहा है मेरे जहन से, आई लिटरली हैव नो आइडिया। ये आपके पास मायोफाइबर है, मसल का सेल है। अब ये मसल का सेल है डिफरेंट, ये एक्सोनल टर्मिनल है, ये आपके पास आगे आ रहा है, और आपके पास यहाँ पे बल्जिंग रीजन बन जाती हैं, बल्जिंग रीजन्स, इसको कहते हैं बल्जिंग रीजन्स। ये बल्जिंग रीजन्स ये आपके पास है न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस, ये ब्लैकिश नजर आ रहा है, दीज आर न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस। ये मसल स्पिंडल को छोड़ दो, मसल स्पिंडल क्या है इसको छोड़ दिया, आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मायोफाइबर्स है, ये आपके पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है, मोटर एंड प्लेट्स, मोटर न्यूरॉन का एंड जहाँ हो रहा है, मोटर एंड प्लेट्स। अच्छा, अगर ये डैमेज हो जाए तो कार्डिक जो आपके पास मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपके पास एक्सोनल एंड प्लेट है, यहाँ पे आपके पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनना था जो कि डैमेज हो गया, देखो बेंड आ गया ना, डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के हिसाब से सर्जन ने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से ये डैमेज हो गया। तो ये आपके पास जिसकी वजह से मसल फिर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा सही तरीके से, राइट, तो ये डैमेज हो जाए तो मसले क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए काफ़ी होशियार होना पड़ता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जो वो लोकलाइज डीपोलराइजेशन जो कि प्रोड्यूस हो ड्यू टू एसिटाइल कोलिन, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, वो अपने रिसेप्टर ऑफ एंड मोटर प्लेट में जाके अटैच हो। एंड मोटर प्लेट क्या है, दिस इज स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द सार्कोलीमा जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होगा। टी ट्यूब्यूल्स क्या हैं, अब देखो जो है ना आपके पास ये कार्डिक, दोबारा से कार्डिक, आई लिटरली हैव नो आइडिया क्यों बार बार कार्डिक आ रहा है। ये आपके पास मायोफाइबर है, राइट, कार्ड मायोफाइबर, मायोफाइबर की ऊपर वाली लेयर जो है आपके पास क्या है, सार्कोलीमा, और इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू था वो कौन सा था, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या था, ये आपके पास ये कनेक्टिव टिश्यू क्या था, दी दिस वॉज एंडोमाइसिन। इसकी बात हम नहीं करें, हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन है ना, अब ये बात है कॉन्सेप्ट की बात। मैंने आपको डिस्कस किया था नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी, नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये हमारी लास्ट ही चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है ना ये एक्शन पोटेंशियल वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन के अराउंड ही रहता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वाली बात नहीं देखी तो ये वाली समझ नहीं आएगी कि ट्यूब्यूल्स क्यों बन रही हैं, ठीक है। तो वो एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ही रहता है, पूरे सेल में नहीं फैल सकता। अब ये एक मायोफाइबर है जो कि बहुत बड़ा है, ये सेंटर रीजन भी हैं इसके, राइट, सेंटर रीजन भी हैं। अब सिर्फ एक्शन पोटेंशियल अगर सेल मेम्ब्रेन तक रहे, सेल मेम्ब्रेन तक रहे, एक्शन पोटेंशियल है ना अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाना है। ये एक्शन पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन तक ही रहे तो पूरा मायोफाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो अल्लाह पाक ने क्या किया,
अल्लाह पाक ने कहा है कि भाई हाँ ओके सर मैंने तो करना है, ठीक है। अल्लाह पाक फिर उसकी इन्वेजिनेशंस करती हैं। ये आपके पास क्या था, कार्ड, दोबारा से कार्ड है, कार्ड नो मायो फाइबर। अब अल्लाह ने कहा है चलो ठीक है, अब हमने डीप पहले नहीं जा रहा था ना, ये डीपोलराइजेशन पहले डीप नहीं जा रही थी। अब ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल आ रहा है अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव एक्शन पोटेंशियल जो है। अब ये डीप एक्शन पोटेंशियल अंदर डीप भी जा रहा है, राइट। और ये डीपर रीजन ऑफ मायो फाइबर भी क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। excite, that is T tubules, these invaginations ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सार्कोलीमा। और ये डायग्राम में आप आराम से कार्डियो माइक्रोफाइबर आराम से देख सकते हो। ये देखो, ये सार्कोलीमा थी, ये इसकी अंदर डीप इन्वेजिनेशंस, ये डीप इन्वेजिनेशन, ये डीप इनर इन्वेजिनेशंस, डीप इन्वेजिनेशंस, डीप इनर इन्वेजिनेशंस, ठीक है। तो ये आपके पास टी ट्यूब्यूल्स एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ। अब हर जो टी ट्यूब्यूल है ना, ये टी ट्यूब्यूल जा रही है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये टी ट्यूब्यूल है, ये डार्क रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये टी ट्यूब्यूल्स, ये इन्वेजिनेशन, ये आपके पास था सार्कोलीमा, उसकी डीप इनर इन्वेजिनेशन, सार ये टी ट्यूब्यूल्स। ये टी ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द आपके पास एक जो खाता है ना, मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपको, सार्कोप्लाज्म में, ऊपर चलते हैं दोबारा से। ये दो चीज़ें तो, तीन चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके थे। एक और स्पेशल चीज़ जो सार्कोप्लाज्म में होती है वो होती है आपके पास सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रेटिकुलम को तो आपको पता है ना, सेल वाले चैप्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही स्पेशलाइज्ड एक फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी दो टाइप्स है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जो कि कैल्शियम को स्टोर करती है, कैल्शियम को स्टोर करती है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम को स्टोर कौन कर रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने आपको बताया था कि रेटिकुलम में आपके पास दो सिस्टर्नाएँ होते हैं, राइट, दो सिस्टर्ना। अब टी ट्यूब्यूल्स और आपके पास टी ट्यूब्यूल और उसके इर्द गिर्द दो सिस्टर्नाएँ और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं, इसको कहते हैं ट्राइएड, मस्कुलर ट्राइएड। तो आप देख सकते हो इस हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में, ये दिस इज टी ट्यूब्यूल, उसके इर्द गिर्द ये वाइट कलर का रीजन आ रहा है ना, दिस इज द लैटरल सिस्टर्ना है, लैटरल सिस्टर्ना ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके पास किसको बना रहे हैं, ट्राइएड को। इसी तरीके से ये ट्राइएड बन रहा है, राइट, ये ट्राइएड बन रहा है, ये ट्राइएड बन रहा है, ट्राइएड, राइट, ये ट्राइएड। तो यही वाली चीज़ है, ये इसको कहते हैं। अब हो इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, बाहर नेगेटिव होगा अंदर पॉजिटिव होगा, ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ये फैल रहा है, फैलते फैलते पहुँचते फैलते सेल के दीप पहुँच गया। और इसी के इर्द गिर्द, इसी टी ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द आपके पास क्या था, आपके पास थे सिस्टर्ना ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके पास कैल्शियम था। एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर कैल्शियम को रिलीज़ कर देगा, और कैल्शियम रिलीज़ होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। किस तरह से होगी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की मदद से, वो हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये है सारा सीन, इतना खूबसूरत और इतना ब्यूटीफुली अरेंज्ड है, ठीक है। और लास्ट रीजन है मोटर यूनिट्स। देखो अब ऊपर वाले ये इसी डे में देख लेते हैं, ये आपके पास एक्सोन था ना, एक्सोन, इसने आपके पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनाए हुए थे, ये जंक्शन बने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, एंड प्लेट जंक्शंस। अब एक एक्सोन है, एक एक्सोन है, लेकिन उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो कि सिर्फ एक नहीं बल्कि ये डिफरेंट है ना। दिस इज़ वन सेल, दिस इज़ सेकंड सेल, दिस इज़ थर्ड सेल, दिस इज़ फोर्थ सेल, दिस इज़ फाइव, दिस इज़ सिक्स। तो देखो एक एक्सोन है, लेकिन एक ही एक्सोन डिफरेंट सेल्स को साइमल्टेनियसली और एक एट अ टाइम इनोवेट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है। तो अगर इम्पल्स आ रही है इस एक्सॉन के ज़रिए से, तो ये सारे के सारे जो मायोफाइबर्स हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए ये एक साथ कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये है एक यूनिट। इस यूनिट को कहते हैं मोटर फाइबर। तो एक मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन था, उसका एक्सॉन है, और जितने भी वो मसल फाइबर को इनोवेट करे दैट इज़ मोटर यूनिट। अब मोटर यूनिट याद रख लो, एक टीम है, एक बड़ी टीम है, एक छोटी टीम है। एक बड़ी टीम है, ठीक है, एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम में आपके पास हैं भाई साहब 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं।
और काम बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरी टीम है जिसके पास 200 लोग हैं और काम उतना ही है, कौन सी टीम ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करेगी? टीम बी, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा दिमाग इन्वॉल्व है, ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा इफेक्टिवली होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिवली होगा। ऐसे ही है ना। और यही तो रीज़न थी कि क्यों ओस्टियो क्लास में मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। एम आई राइट? अब यहाँ पे भी यही सीन है, अगर एक न्यूरॉन बहुत सारे मायोफाइबर्स को इनोवेट कर रहा है, एक साथ कॉन्टेक्ट करवा रहा है, तो उस आपके पास मोटर यूनिट की वो यूनिट जो होगा, वो आपके पास उसको कहेंगे लार्ज मोटर यूनिट, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। मतलब कि ज़्यादा मोटर यूनिट है ना, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा मायोफाइबर्स हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, आप ज़्यादा हैवी चीज़ उठा सकोगे। लेकिन वो आपके पास फाइन कंट्रोल नहीं होगा। मतलब कि फाइन कंट्रोल का मतलब होता है जैसे पेंटिंग करना, लिखना, राइट करना, दिस इज़ फाइन मूवमेंट। और फाइन मूवमेंट के लिए आपके पास बारीक बारीक मूवमेंट चाहिए होती है, और बारीक बारीक मूवमेंट के लिए आपको ज़्यादा टीम चाहिए थी ना, टीम बी में। तो बारीक बारीक मूवमेंट के लिए आपको बस स्मॉलर मोटर यूनिट चाहिए। ज़्यादा मोटर यूनिट्स होंगे, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स, मतलब कि एक एक्सॉन जितने कम मायोफाइबर्स को इनर्वेट कर रहा होगा वो बन जाएगा, जितना ज़्यादा छोटा एक मोटर यूनिट होगा वो उतना वीकर कॉन्ट्रैक्शन देगा, लेकिन उतनी उतनी फाइन कंट्रोल मूवमेंट देगा, राइट। और जितना बड़ा मोटर यूनिट होगा, मतलब कि एक एक्सॉन है उसको बहुत सारे मायोफाइबर्स हैं जो इनोवेट हो रहे हैं, वो उतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देगा, लेकिन उतनी लेस फाइन कंट्रोल मूवमेंट देगा, राइट। तो ये आपने याद रख लेना है। तो ये था का सारा आज का लेक्चर। आई एम वेरी होपफुल कि सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कवर हो गई हैं। एंड अच्छा, ये लास्ट चीज़, मसल फाइबर जो हैं, ठीक है, वो आपके पास रेड क्यों होते हैं? वो डैट इज़ रेड बिकॉज ऑफ मायोग्लोबुलिन, ठीक है, मायोग्लोबुलिन। तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं ऊपर। जो लास्ट चीज़ है सार्कोप्लाज्म की, जो सार्कोप्लाज्म क्यों स्पेशल है, वो है आपके पास द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबुलिन। मायोग्लोबुलिन इज़ द ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जो कि हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।